डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन अगेन एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बात लेके आया हूं आज, जिसमें बी फार्म सेकंड सेम का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पे आज अपन बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड की बात करेंगे। यूनिट सेकंड में एल्केन है, आपके सिलेबस में एल्कीन्स है और कॉन्जुगेटेड डाइईन्स है। यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी में जनरली जो आपको पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूं। यहाँ पे आपके 2 नंबर के सवाल बनते हैं, यहाँ पे 5 नंबर के सवाल बनते हैं और यहाँ पे 10 नंबर के सवाल बनते हैं। वो कौन कौन से सवाल होंगे और उन सवालों के आपको आंसर कैसे करना चाहिए वो सारी डिटेल में आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे एल्केन्स की। तो एल्केन्स का जो एक क्वेश्चन बनता है सबसे पहला कि इनका क्वेश्चन 5 नंबर या 10 नंबर का सवाल हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है methods of preparation and reactions of alkanes। तो इसमें आपको आंसर कैसे करना है, ये आपका यदि दोनों पूछे हैं तो आपका 10 नंबर का सवाल हो सकता है। दोनों में से एक पूछते हैं, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या रिएक्शंस ऑफ, तब उस टाइम पे 5 नंबर का सवाल हो सकता है। अब अपन इस सवाल क्वेश्चन से अपन को आंसर कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आंसर रखने के लिए सबसे पहले यदि 10 नंबर का सवाल आता है तो आपको आंसर कैसे करना ध्यान देना। सबसे पहले आप एल्केन क्या होता है छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे कि एल्केन्स ये होते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला होता है, आपको शायद पता होगा, CnH2n+2 होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है। फिर मेथड्स लिखेंगे इसके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में यहाँ पे ध्यान देना कि पूरी लिस्ट लिखेंगे एक साथ। पूरी लिस्ट लिख के आपको फिर उसके बाद में मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उसके बाद में इंडिविजुअल सभी को हम सब टाइटल लिख के यहाँ पे उनको डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे रिएक्शन लिखते टाइम उनका नाम जरूर लिखें, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे आपका प्रोडक्ट हो। उसी तरह से फिर उसके बाद में आपको लिखना होता है उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद में उसका रिएक्शंस में यहाँ पे वही सारी चीज लिखनी है कि इसकी कौन कौन सी रिएक्शन है। रिएक्शन में दोनों सारी वही लिस्ट बतानी है, उसके बाद में इंडिविजुअल डिस्कस करना है। दिस इज द राइट वे टू प्रेजेंट योर आंसर, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे। आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा थोड़ा सा घुमा के एग्जामिनर क्या दे सकता है मैं वो बात कर रहा हूं। तो देखिएगा दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर बनता है राइट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। फिर उसके बाद में डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। तो दोस्तों आपको यहां पे पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन कौन सी होती है। ऐसी सिचुएशन में आपको आंसर क्या करना है। सबसे पहले आपका आंसर होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका आंसर शुरुआत यहां से होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। और इसका फिर आपको मैकेनिज्म बताना है। मैकेनिज्म भी आपको ध्यान रहे किस तरह से बताना है। मैकेनिज्म आपको एग्जांपल लेना है, CH4 के साथ में क्लोरीन की रिएक्शन करवानी है, यहाँ पे
यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराना है, CHCl3 और फिर HCl। इस तरह से आप कंटिन्यूस बताएंगे। और उसका मैकेनिज्म जिसमें चेन इनिशिएशन स्टेप, ध्यान देना यहाँ पे चेन इनिशिएशन 3 स्टेप होती, शायद आपको पता होगा। चेन इनिशिएशन स्टेप होती है, चेन इनिशिएशन स्टेप होती है, और उसके बाद में दूसरा होता है चेन प्रोपागेशन होता है, चेन प्रोपागेशन होता है, और उसके बाद में होता है चेन टर्मिनेशन। इस तरह से आपको तीनों स्टेप्स की मैकेनिज्म लिखनी है, चेन टर्मिनेशन। तो ध्यान रहे ये सारी चीज आपको लिखेंगे और इनके एग्जाम्पल लिखेंगे हर स्टेप में, और वो क्यों होती है, किस तरह से होती है, वो भी आपको लिखना है। तब आपको 5 नंबर वाला सवाल कंप्लीट होता है। इस तरह से ध्यान रहे ये सारी चीज हो गई। उसी के बाद में दूसरा क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या बनता है, यूजेज ऑफ पैराफिन्स। तो यहाँ पे ये 2 नंबर का सवाल बनता है, सीधा 2 नंबर का सवाल, क्या क्या यूजेस होते हैं, ये सारी चीज हो गया। और उसी तरह से एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या उसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या इसका बॉन्ड एंगल पूछ सकते हैं, या इसमें एल्केन में क्या होता है, ये सारी चीज पूछ सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका सारे रिलेटेड। इसमें एल्केन्स में मेनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पे आपको ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए, यूजेज ऑफ पैराफिन का आपको इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका एल्केन का। एल्केन से रिलेटेड ये सवाल जरूर याद रखिएगा। अब अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे एल्कीन का क्या क्या होगा। एल्कीन्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन बनता है, एल्कीन्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन and reactions of alkenes, जो आपका 10 नंबर का सवाल होगा। इसमें वही पैटर्न रखना जैसा मैंने अभी एल्केन के लिए बताया था। एल्कीन और एल्केन में ध्यान रखिएगा, वही सबसे पहले मेथड्स, इसकी लिस्ट बनानी लिखनी है और फिर लिस्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसी तरह से हम रिएक्शंस की आपको लिस्ट लिखनी है, और लिस्ट लिखने के बाद में उसको एक्सप्लेन करना, 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, आंसर अच्छा रहेगा। अब उसके बाद में ये तो जनरली कंपैरेटिवली कम रिएक्शन आता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है, इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये बनती है इसमें कि E1 और E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। वो कैसे बनता है, पहला क्वेश्चन होता है, यहां पे पहला क्वेश्चन बनता है, राइट डिफरेंस बिटवीन E1 and E2 मैकेनिज्म। तो इसमें दोस्तों आपको आंसर कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे आंसर करने के लिए आपको E1 मैकेनिज्म इस तरफ लिखने चाहिए, E2 ऐसे लिखना चाहिए, और टेबुलर फॉर्म में आपको इसमें लिखेंगे तो आपको आंसर सही होगा। E4 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन में थोड़ा सा मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX रिएक्शन होता है। RX की रिएक्शन किसकी के साथ में रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ में कराते हैं। मतलब RX की रिएक्शन KOH के साथ करवाते हैं, जो अल्कोहलिक KOH होगा, अल्कोहलिक KOH होगा तो यहाँ पे एल्कीन बनेगा। एल्कीन बनेगा तो ध्यान रहे ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे KX बाहर निकल रहा है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन E रिएक्शन कहलाती है। और यहाँ पे किस तरह की रिएक्शन होती है, E1 होती है, E2 होती है, उन दोनों के डिफरेंस आपको लिखना होता है। एक तो ये हो गया, उसके डिफरेंस में कौन कौन से एल्काइल हैलाइड देते हैं। मतलब ध्यान रहे ये रिएक्शन किसकी आती है, एल्काइल हैलाइड से आती है। लेकिन यहाँ पे ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एल्कीन के साथ में लिखा गया है,
इसीलिए आपको ये एल्काइल हैलाइड में भी देखने को मिलेगा और एल्कीन में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एल्कीन में यहाँ पे उसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मारिए, इसलिए E1 और E2 की रिएक्शन जरूर याद रखिएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे E1 और E2 की दोनों याद रख लेंगे तो यहाँ पे एक चीज और आता है, इसका एग्जामिनर दूसरे तौर पे पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राइट मैकेनिज्म ऑफ E1 and E2 reactions with its kinetics। तो दोस्तों यहाँ पे E1 और E2 किस तरह से कैरी फॉरवर्ड होती है और उसकी काइनेटिक्स क्या होती है, ये डिटेल में आपको लिखनी है और उसका मैकेनिज्म लिखना है। यदि आपको रिएक्शन ये मैकेनिज्म और इसकी काइनेटिक्स आती है तो आपको यहाँ इसका डिफरेंस लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में तो डिफरेंस लिखना होता है और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव विद पॉइंट्स कीप इन माइंड, यहाँ पे पॉइंट्स में आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर अच्छा होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब अपन आगे बात करता हूं मैं, यहाँ पे एक रूल और आता है, यहाँ पे एक रिएक्शन और आती है, यदि आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्कोनिकॉफ व्यू, डिस्कस मार्कोव नी कॉफ्स रूल और मार्कोनिकॉफ इफेक्ट भी बोला जाता है, यहाँ पे रूल भी बोला जाता है, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन भी बोला जाता है। तो जनरली ये सारी चीजें एक ही पूछ रहा है एग्जामिनर, यहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। तो कहने का मतलब एल्कीन पे जनरली एल्कीन पे जनरली एडिशन रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो कौन से चीज को फॉलो करता है, जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रूल को फॉलो करता है। और वो क्यों होता है उसको डिटेल में आपको आंसर लिखना है, क्यों होता है इसका मैकेनिज्म बताना है, डिटेल में मैकेनिज्म बताना, तब आपको समझ में आएगा और एग्जामिनर को समझ में आएगा कि ज्यादा नंबर क्यों देने हैं। और पूरी तरह से नंबर तभी मिलेंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज क्लियर करते जाएंगे। ओके, उसके बाद में यहीं पे मार्कोनिकॉफ जहां पे रूल आता है वहीं पे एक रूल और आता है, शायद आप लोगों को पता होगा। दूसरा रूल होता है दोस्तों एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी बोलते हैं आप लोग इसको। और यहाँ पे एक नाम और होता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे इसको खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों नाम को भी आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। इस पे भी जनरली ये 5-5 नंबर के सवाल है दोस्तों, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है और वो क्यों फॉलो होता है, इसका भी मैकेनिज्म आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है, तभी आपको 5 नंबर के सवाल होंगे। ये आपका ये वाला भी 5 नंबर का सवाल बनता है और आपका ये वाला भी 5 नंबर का सवाल बनता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है 2 नंबर, उसमें आगे क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक ओजोनोलाइसिस पे क्वेश्चन बनता है। ओजोनोलाइसिस पे मजे की बात है, जनरली इस पे 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। ओजोनोलाइसिस होता क्या है, डेफिनेशन, और ओजोनोलाइसिस से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, इसका एप्लीकेशन भी पूछा जा सकता है, जिससे हम एल्कीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं, जिसमें आपको एल्कीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करने में आसानी होती है। ये हो गया आपका किसका, ओजोनोलाइसिस का।
और यहाँ पे नेम रिएक्शन आता है, मार्कोनिकॉफ रूल और खरास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। ओके, ये हो गया आपका दोस्तों पूरा का पूरा एल्कीन से रिलेटेड E1 E2 रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल और इसकी E1 E2 रिएक्शन की काइनेटिक्स और खरास इफेक्ट, ये सारे और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बट ओबीएस जो एल्कीन्स के होते हैं। ये दिस इज ऑल अबाउट एल्कीन्स। इसमें इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। कॉन्जुगेटेड डाइईन्स में जनरली कौन सी चीज पढ़नी है आपको? जनरली आपको चार चीजें पढ़नी होती है, जिसमें आपको स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स होती है और दूसरा पॉइंट होता है डाई एल्डर रिएक्शन कौन क्या होता है, फिर आता है रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स और एलाइलिक रीअरेंजमेंट। इसमें जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको वो बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपका आता है राइट शॉर्ट नोट। क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। किस तरह से कॉन्जुगेटेड डाइईन्स स्टेबल होते हैं, इसके लिए आपको कॉन्जुगेटेड डाइईन्स होती क्या है वो आपको बतानी होगी, और यहाँ पे इस तरह से कॉन्जुगेटेड डाइईन्स होती है वो आपको बतानी होगी, और इस तभी आप उस चीज को क्लेरिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज ये इस तरह की कॉन्जुगेटेड डाइईन्स होती है। इसमें रेजोनेंस किस तरह से होता है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, और वो किस वजह से होता है, किस तरीके से होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझाना होगा, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। स्टेप बाय स्टेप भी मैं कहूंगा पॉइंट वाइज आप क्लियर करेंगे तो आपका आंसर ज्यादा अच्छा होगा। तो पहला तो हो गया इसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है 2 नंबर डाई एल्डर रिएक्शन का, डाई एल्डर रिएक्शन का 2 क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये जनरली 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डाई एल्डर रिएक्शन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है और उसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल कौन सा है। तो एक सिंपल सी चीज मैं जरूर कहूंगा, इसके डेफिनेशन और उसका एक एग्जाम्पल जरूर याद कर ले, आपका क्वेश्चन 2 नंबर वाला पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में आता है रिएक्शंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। उस सिचुएशन में आपको रिएक्शंस की सबसे पहले रिएक्शंस के लिए आपको उसकी लिस्ट लिखनी पड़ेगी। लिस्ट लिख के उसको फिर एक्सप्लेन करना होगा 1 बाय 1 आपको, तो आप उसको अच्छा नंबर मिलेगा, और 1 बाय 1 पॉइंट वाइज आंसर करेंगे और अच्छा नंबर मिलेगा। और ये हो गया आपका 5 नंबर का सवाल, ये 5 नंबर का सवाल हो गया। एलाइलिक रीअरेंजमेंट पे जनरली सवाल आता है, एलाइलिक रीअरेंजमेंट पे डाई एल्डर रिएक्शन पे जनरली सवाल आता है। एलाइलिक रीअरेंजमेंट आपका 5 नंबर या 5 नंबर में 2 सेक्शन होते हैं, तो उसमें भी या 2 नंबर का मतलब 2 या 2.5 नंबर का सवाल भी हो सकता है। शॉर्ट नोट आता है तो एलाइलिक रीअरेंजमेंट में आपको सबसे पहले इसमें ध्यान देना, इसका क्या आंसर करने के लिए मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा किस तरह से आंसर करना है। सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखने के बाद में इसका दूसरा पॉइंट आपका रहता है क्या कि कौन दिखाता है, मतलब इसका एग्जाम्पल लिखना है, और एलाइलिक रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है वो बतानी है। रिक्वायरमेंट क्या होती है, मतलब कौन सी सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है या इसका रीअरेंजमेंट होता है। उसके बाद में उसका एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, लेकिन रिक्वायरमेंट के साथ में एग्जाम्पल और आपको डिस्कस करना है। और फिर उसके बाद में एलाइलिक रीअरेंजमेंट की आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि ये कहाँ अप्लाई किया जाता है, कौन सी सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है। एप्लीकेशन या आई मीन टू से उसका सिग्निफिकेंस लिखेंगे तो आपको आंसर पूरा का पूरा मिलेगा। ध्यान रहे, जब भी एग्जाम्पल और एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस लिखते हो उसका मतलब आप अपन लोगों को क्या आंसर करना होता है, उसकी रिएक्शंस लिखनी होती है।
वो रिएक्शंस यदि आप बताएंगे, रिएक्शन लिखने का भी एक तरीका होता है जहां पे रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनका सभी का नाम लिखना है, चाहे ओपीसी नेम या कॉमन नेम आपको लिखना है, एरो के ऊपर और रिएक्शन कंडीशन आपको लिखनी है, तभी वो रिएक्शन कंप्लीट मानी जाती है, नहीं तो आपको मार्क्स एग्जामिनर काट सकता है। तो ये सारी की सारी दोस्तों होगी कॉन्जुगेटेड डाइन्स की। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी यूनिट से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बता दिए हैं। मतलब एल्केन के बारे में बताया है, एल्कीन के बारे में बताया, कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में बताया। ये सारे के सारे शायद आपको समझ में आ गया हो सकता है ये सारा का सारा वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों ये शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। इसी के साथ मैं आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक जरूर बोलूंगा। थैंक यू वंस अगेन।